हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीएस खंडेलवाल और मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गया हूँ गाइस अपना एक और वीडियो लेके इस सीरीज़ का, जिसका नाम है डायरेक्टएक्स स्मार्ट रिवीजन। ये इस सीरीज़ का थर्ड वीडियो है। अब डायरेक्टएक्स स्मार्ट रिवीजन क्या है? इसमें हम डायरेक्टएक्स को, जो कि बहुत ही बड़ा वैल्यूमिनस सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको बहुत स्मार्टली डील करते हैं। इसके दो और वीडियोज़ हैं, ये अगर थर्ड वीडियो है तो फर्स्ट वीडियो है पीजीपीपी के एडजस्टमेंट्स पे, जो आपको जाके पक्का देखने हैं क्योंकि वो 15-20 मिनट का वीडियो है एंड उसमें सारे एडजस्टमेंट्स मैंने कवर कर दिए हैं, तो एग्जाम के एक दिन पहले बहुत काम आएगा। सेकंड है सेक्शन 35 पे, वो भी बहुत बढ़िया वीडियो है, उसमें आपको सेक्शन 35 8-9 मिनट में पूरा याद हो जाएगा, तो जाके देख लीजिएगा। एंड अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड वीडियो, जो है रेट्स ऑफ टैक्स पे। तो रेट्स ऑफ टैक्स हमने कोशिश किया है कि सारे रेट्स ऑफ टैक्स अपन इसमें कवर कर लें और जो भी जितनी याद करने की चीज़ें हैं सब कवर कर लें। बहुत बढ़िया नोट्स बनाए हैं, इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे दे दिया गूगल ड्राइव पे, डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए, बहुत काम आएगा एग्जाम के एक दिन पहले। अब मुझे पता है कि आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके एग्जाम को बहुत कम टाइम बचा है, या फिर आप 1-2 दिन पहले ही देख रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे बहुत जल्दी खत्म करने का, एकदम फटफट सब याद कर लेंगे। और ये नोट्स बहुत अच्छे बनाए मैंने, आप याद पक्का से प्रिंट करवा लेना, क्योंकि इससे इजी नहीं मिलेगा कहीं। अगर इससे इजी मिला तो वहां पढ़ लेना, सिंपल। सो लेट्स स्टार्ट। रेट्स ऑफ टैक्स फट 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 करेंगे अपन एकदम ना। आप भी स्पीड पकड़ लो, पानी वानी पी लो, अच्छे से बैठो, ठीक है। चलो, सबसे फर्स्ट है आपका स्लैब रेट्स, ठीक है। तो स्लैब रेट्स में सबसे पहले आते हैं इंडिविजुअल, HUF, EOP, BOI। तो इनको कैसा लगता है भैया? 0 से 2.5 लाख तक नील लगता है, 2.5 से 5 लाख तक लगता है 5%, 5 लाख से 10 लाख तक लगता है 20%, और 10 लाख के ऊपर लगता है 30%। कितना कितना? 5 और 20 और 30। 5 कहाँ पे? 2.5 से 5 लाख तक, 5 से 10 लाख तक 20% और 10 से ऊपर 30%। अब मैंने पहला वो है आपका स्लैब, इसलिए मैंने इसमें ये दिखाया आपको कि कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। बाकी एक स्लैब्स मैंने नहीं दिखाया, ठीक है। तो पहले मैं बता देता हूँ कि 2.5 से 5 लाख तक में टोटल इनकम में से 2.5 लाख माइनस कर लेना, जितनी इनकम बची उसमें 5% टैक्स लगेगा, ठीक है। वैसे ही उसके बाद 5 लाख में से 10 लाख तक 12,500 तो लगेगा ही। अगर 2.5 लाख से 5 लाख के ऊपर इनकम है तो 2.5 से 5 लाख तक का 5% लगेगा 12,500। उसके ऊपर आप टोटल इनकम जितनी भी रहेगी उसमें से 5 लाख माइनस कर लेना, तो जो बची हुई इनकम रहेगी, कितनी इनकम रहेगी? 5 लाख के ऊपर जितनी इनकम रहेगी उस पर 20% लगेगा। ये बहुत बेसिक है पर मेरा बताना फर्ज है, इसलिए बता रहा हूँ बस एक बार। लेट्स आगे बढ़ते हैं। सीनियर सिटीजन है तो 0 से 3 लाख तक 5%, 0 से 3 लाख तक नील, 3 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख के ऊपर 30%। बढ़िया याद हो जाएगा आपको ये। सुपर सीनियर सिटीजन है, 80 साल से ऊपर के अगर कोई अंकल है तो उनको या आंटी भी है तो उनको लगेगा नील 0 से 5 लाख तक, मतलब ये बहुत बड़े हैं तो इनको 5 लाख तक दे दिया अपन ने। 5 से 10 तक दिया 20, 10 से ऊपर दिया 30, ठीक है गाइस। तो ये आ गए आपके स्लैब रेट्स पहले 3 के। फोर्थ है आपका फर्म, LLP, लोकल अथॉरिटी। तो इनको लगेगा होल ऑफ टोटल इनकम पे 30%। भाई याद कर लो, ये फर्म, LLP और लोकल अथॉरिटी को 30% लगेगा पूरी इनकम पे। अब फिफ्थ है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस, हम भूल जाते हैं ये। हम मतलब इतना सारा सब्जेक्ट में इतनी सारी चीज़ें याद करते करते ये छोटा सा बहुत ईजी वाला भूल जाते हैं। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में 10,000 तक अगर इनकम है तो उस पर लगेगा 10%, 10 से 20 तक के लगेगा 20% और 20 से ऊपर लगेगा 30%, ठीक है। अब ये वही मैंने फॉर्मूला बताया नीचे, कैलकुलेट कैसे करना है वो आप देख लेना फिर से। अब नेक्स्ट है कंपनी। कंपनी में 2 है, एक या तो डोमेस्टिक कंपनी होगी या तो फॉरेन कंपनी होगी। डोमेस्टिक कंपनी में अगर टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट प्रीवियस ईयर्स 2017-18 में 400 करोड़ है या उससे कम है तो आपको लगेगा 25%, और इन एनी अदर केस लगेगा 30%। अब गाइज यहाँ पे ध्यान रखना कि प्रीवियस ईयर 17-18 है, वहाँ पे पेपर में आपको देगा AY 18-19 या फिर PY से कुछ भी दे सकता है, तो आपको अच्छे से याद करना है प्रीवियस ईयर 17-18 है। क्योंकि क्या होता है कई बार, अब ये बहुत छोटी चीज़ है तो पेपर में जाके हम भूल जाते हैं कि यार PY 17-18 था कि AY 17-18 था, इसलिए मैं याद करा दे रहा हूँ प्रीवियस ईयर 17-18 है और ये 400 करोड़ का अमाउंट है, और इसमें लेस देन इक्वल टू है, मतलब 400 करोड़ भी रहा तो भी 25% लगेगा। इक्वल टू याद रखना, हम ये ध्यान नहीं देते छोटी छोटी चीज़ों पर, इसलिए मैं बता रहा हूँ। प्रीवियस ईयर 17-18 400 करोड़, 17-18 400 करोड़, अब ये नहीं भूलोगे आप, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं फॉरेन कंपनी में। फॉरेन कंपनी के अगर रॉयल्टीज एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिसीव हुई है तो उस पर टैक्स रेट लगेगा 50%, और अगर उसके अलावा कोई इनकम है तो उस पर लगेगा 40%।
ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं सरचार्ज पे। गाइस इसमें अमेंडमेंट भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सरचार्ज, और मैंने बहुत इजीली बताया है। फट करेंगे अपन सरचार्ज, ठीक है, एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा पक्का। इसके बाद फर्स्ट है इंडिविजुअल HUF AOP BOI AJP को, ठीक है। अब इनका पहले अपन दो केस है। पहले बार अगर इनकम में 111A और 112A इसके अगर इनकम इंक्लूडेड नहीं है तो वो उसमें क्या होगा, और अगर टोटल इनकम में आपके इंक्लूड होते हैं 111 112A तो उसमें क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट चालू करते हैं। व्हेन टोटल इनकम डज नॉट इंक्लूड इनकम अंडर सेक्शन 111A एंड 112A, ठीक है। अगर इनकम में ये दोनों इनकम नहीं है आपकी टोटल इनकम में, तो क्या रेट्स होंगे सरचार्ज के, ठीक है। अगर आपका इनकम है 50 लाख से 1 करोड़ तक तो लगेगा 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25%, 5 करोड़ के ऊपर 37%। कितना है 10, 15, 25, 37। अगर आपको हिंदी नहीं आती हुई कुछ लड़कियों को 37 को 37 बोलते हैं, ठीक है, होता है मुझे पता है। तो क्या है 10, 15, 25, 37, 10, 15, 25, 37, ठीक है। अब एक बात यहाँ ध्यान रखने की है गाइज कि 1 करोड़ से लेस देन और इक्वल टू, मतलब 1 करोड़ से कम है या फिर 1 करोड़ है तो भी 15%, 10% है। 2 करोड़ से कम है या 2 करोड़ है तो 15%, 5 करोड़ से कम है या 5 करोड़ है तो 25%। ये लेस देन इक्वल टू को याद रखना। इक्वल टू को अपन भूल जाते हैं बहुत बार, इसलिए मैं इतने बार बोल रहा हूँ। लेस देन इक्वल टू 1 करोड़, लेस देन इक्वल टू 2 करोड़, लेस देन इक्वल टू 5 करोड़, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। फिर से बोलो, 50 लाख से 1 करोड़ तक कितना 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25% और 5 करोड़ के ऊपर 37%, 37%, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि अगर टोटल इनकम में इंक्लूड हुआ कौन सी इनकम, 111A की एंड 112A की, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, ये बहुत ईजी है। आपको अभी तक बहुत हो सकता है समझा नहीं होगा या फिर होगा, जो भी होगा सब भूल जाओ, मैं जो बोल रहा हूँ सुन लो, ठीक है। अगर टोटल इनकम है 1 करोड़ तक, 50 लाख से ऊपर है और 1 करोड़ तक के है तो 10% लगेगा। 1 करोड़ के ऊपर है, 2 करोड़ से नीचे है तो 15% लगेगा, ठीक है। 10-15 हो गया। अब 25-37 को में थोड़ा सा ट्रिक है, थोड़ा सा एक नया कुछ आया है वो समझ लो। अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो क्या होगा, ठीक है। 2 करोड़ से ज्यादा है तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि कैपिटल गेन की जो इनकम है उस पर अपन एक्स्ट्रा सरचार्ज नहीं लगाएंगे। अपन ने देखे हैं अभी तक कि मतलब 2 करोड़ से ऊपर की जो इनकम है उस पर 25% लगता है और 5 करोड़ के ऊपर में 37% लगता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि जो 111A और 112A वाले कैपिटल गेन के हैं उस पर हम 25 और 37 नहीं लगाएंगे। तो वो क्या करेंगे, जो इतनी इनकम है कितनी 111A और 112A की, उस पर लगाएंगे 15% और बचे हुए पे लगाएंगे 25%, जो उसको छोड़ के बाकी इनकम होगी, ठीक है। तो अगर टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर है तो क्या होगा, ऑन टैक्स कंप्यूटेड ऑन कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 11A एंड 1112A, इस पे लगेगा 15% क्योंकि गवर्नमेंट को उस पर नहीं लगाना है। उसके ऊपर की जो इनकम है उसको, मतलब उसको छोड़ के जो इनकम है उस पे लगेगा 25%। कब, अगर जैसे मान लो टोटल इनकम आपकी है 2 करोड़ 50 लाख, ठीक है, 2 करोड़ 50 लाख है, उसमें अगर आपकी जो 111A है एंड 112A है उसकी इनकम रही 30 लाख रुपए, ठीक है। तो 30 लाख पे तो आपको 15%, मतलब 30 लाख पे जो टैक्स आएगा उस पर 15% सरचार्ज लग जाएगा, ठीक है। अब बचा कितना, 2 करोड़ 20 लाख। ये 2 करोड़ 20 लाख 2 करोड़ के ऊपर है ना, है, तो इस पे लगेगा, इसके पे जो टैक्स आएगा उस पे लगेगा 25% सरचार्ज। अगर मान लो आपकी टोटल इनकम रहती 2.5 करोड़ की जगह 2 करोड़ 20 लाख रुपए, ठीक है। तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस क्या होता है कि 2 करोड़ के ऊपर रही तो 25% सरचार्ज लगा देते हैं अपन। पर इसमें इनकम जो है 111A की एंड 112A की वो है 30 लाख। तो 2 करोड़ 20 लाख में अगर 30 लाख आप हटा दो तो कितने बचते हैं, 1 करोड़ 90 लाख, ठीक है। तो 30 लाख पे तो आपने 15% लगा दिए पहले 111A और 112A की। अब देखो कि यहाँ लिखा हो, मैंने एक फॉर्मूला बनाया हूँ कि अगर अदर इनकम में टोटल जो अदर इनकम है वो कैसे निकालते हैं अपन, टोटल इनकम माइनस 111A एंड 112A की जो इनकम है उसको माइनस करना पड़ता है। तो 2 करोड़ 20 लाख में से अगर आप 30 लाख माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1 करोड़ 90 लाख। मतलब ये किसके नीचे है, 2 करोड़ के नीचे है। 2 करोड़ के नीचे तो कितना लगेगा, 15%। और अगर ये इनकम जैसे मैंने बताया पिछला एग्जाम्पल, मान लो 2.5 लाख आपकी 2.5 करोड़ होती है आपकी टोटल इनकम, ठीक है। उसमें अगर 30 लाख रुपए आपका 111A एंड 112A की इनकम होती, वो माइनस करने के बाद अगर आपकी टोटल मतलब जो बची हुई इनकम है अदर इनकम वो 2 करोड़ के ऊपर जा रही है तो 25% लगेगा।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर से एक बार समझा देता हूँ 5 करोड़ का केस लेके, ठीक है। अगर आपकी इनकम, टोटल इनकम है 5 करोड़ के ऊपर, ठीक है, तो 5 करोड़ के ऊपर आपको जो टैक्स कंप्यूट, मतलब मान लो आपकी इनकम है 5 करोड़ 50 लाख, सेम एग्जांपल 2.5 करोड़ का जो समझाया था वैसे समझा रहा हूँ। 5 करोड़ 50 लाख की जो इनकम है आपकी, अब उसमें आपकी है मान लो 30 लाख रुपए 111A 112A की इनकम, ठीक है। तो 30 लाख पे कितना लगेगा, 30 लाख पे जो टैक्स आएगा, मतलब बार बार मैं वो बोल रहा हूँ कि टैक्स पे सरचार्ज लगाते हैं, याद रखना, इनकम पे नहीं लगाते हैं। एग्जाम में ये सब छोटी छोटी गलतियाँ होती है, इसलिए बोल रहा हूँ कि टैक्स जो कंप्यूट होगा उस पर 15% सरचार्ज लगेगा 30 लाख की इनकम पे। बचा वो कितना, 5 करोड़ 20 लाख। अब ये 5 करोड़ 20 लाख कितना है, 5 करोड़ के ऊपर है, तो इस पर लगेगा 37% सरचार्ज, ठीक है। अब सेम होता, मैं लिख के बता देता हूँ आपको एक बार, कि अगर सेम आपकी इनकम, टोटल इनकम होती कितनी, 5 करोड़ 20 लाख रुपए, ठीक है। 5 करोड़ 20 लाख कम हो गया, हाँ ठीक है। इसमें आपकी 111A और 112A की इनकम होती 30 लाख रुपए। राइटिंग बहुत बुरी बन रही, सॉरी, ठीक है। तो अब 30 लाख पे तो अपन 30 लाख पे जो टैक्स आएगा उस पर सरचार्ज लगा देंगे 15%, ठीक है। जो बचा वो 5 करोड़ 20 लाख में से अगर 30 लाख हटा दिए तो आपकी अदर इनकम कितनी बची, ये इन दोनों को छोड़ के आपकी बची 4 करोड़ 90 लाख, ठीक है। अब 4 करोड़ 90 लाख इनकम बची है, तो ये जो इनकम है ये 5 करोड़ के ऊपर है क्या, नहीं है। ये किसके ऊपर है, 2 करोड़ के ऊपर और 5 करोड़ के नीचे। तो इस पे सरचार्ज कितना लगेगा, इस पे लगेगा सरचार्ज, मतलब इसके टैक्स पे सरचार्ज लगेगा आपका 25%। समझ रहे हो, फिर से बोल रहा हूँ, मतलब 5 करोड़, बहुत बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में आप कंफ्यूज जाओगे इसलिए बता रहा हूँ बार बार। जो आपका जो 111A है एंड 112A की जो इनकम है, उसको हटाने के बाद जो इनकम बचती है उसमें अपन को देखना है कि वो 2 करोड़ के ऊपर है, नीचे है, 5 करोड़ के ऊपर है, नीचे है, फिर उसके हिसाब से रेट लगता है, ठीक है। समझ गया ना, ठीक है। आई होप समझ गया होगा। नहीं समझा तो फिर से थोड़ा सा रिवाइंड कर लो और देख लो, पक्का समझ जाएगा। नहीं, फिर भी नहीं समझा तो मुझे कॉल करने में समझा दूंगा, ठीक है। क्योंकि इस पे अब टाइम से ज़्यादा नहीं डाल सकते अपन, ये बहुत टाइम दे दिया अपन ने इसको। अब नेक्स्ट है फर्म, LLP, लोकल अथॉरिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन पे सरचार्ज कितना लगता है, इनको लगता है 12%। अगर उनकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर जाती है तो 1 करोड़ से ऊपर जाती है नॉर्मल एकदम कि 12% लगता है, ठीक है। अब कंपनी को कितना लगता है, कंपनी का फटफट याद कराता हूँ। देखो पहले तो तुम 4 चीज़ें याद करो, 2, 5, 7, 12, 2, 5, 7, 12। ये 2 में 5, मतलब मैंने ऐसे याद किया था इसको कि 2 में 5 ऐड करो तो होता है 7, 7 में 5 ऐड करो तो आता है 12, ठीक है। तो मतलब बहुत बेकार लॉजिक है, पर फिर भी पेपर टाइम याद रहता है इससे। कितना कितना है, 2, 5, 7, 12, 2, 5, 7, 12, 2, 5, 7, 12, याद हो गया, ठीक है। अब 2 और 5 किसको है, मतलब पहले रेंज याद करते हैं। रेंज क्या है इसकी, 1 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ के ऊपर, ठीक है। 1 करोड़ के ऊपर चाहिए और 10 करोड़ या 10 करोड़ से नीचे चाहिए, मतलब लेस देन इक्वल टू है यहाँ पे। मैं बार बार लेस देन इक्वल टू बहुत फोकस करता हूँ क्योंकि बच्चे बहुत गलती करते हैं, मैंने भी की थी, इसलिए आपको बार बार फोकस कर रहा हूँ मैं कि 10 करोड़ से नीचे या फिर 10 करोड़ इनकम आपकी रहेगी तो उस पर आपको सरचार्ज लगेगा, उसके टैक्स पे। फॉरेन कंपनी को लगेगा 2 और 5, 2%, 10 करोड़ के ऊपर है तो 5%, डोमेस्टिक को लगेगा 7 और 12। अब फॉरेन कंपनी को ऑलरेडी टैक्स रेट इतना हाई लगाया है तो सरचार्ज में थोड़ा सा रिलीफ दिया उनको लगाया अपन ने 2, 5 और 7, 12 लगाया डोमेस्टिक कंपनी को। रेंज याद हो गई 10 करोड़ के नीचे और 10 करोड़ के ऊपर, ठीक है, याद हो गई होगा पक्का, ठीक है। अब यहाँ पे एक सरचार्ज में एक और पॉइंट है कि अगर कंपनी ने एक्सरसाइज के ऑप्शन 115BAA और 115BAB, ये नए सेक्शन है, ये आखिरी में कवर किया मैंने, इसका अगर टैक्स रेट का कंपनी ने अगर ऑप्शन लिया है तो उनको लगेगा 10%, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स पे। स्पेशल रेट्स में LTCG जो है आपका अदर देन सेक्शन 112A 20% लगता है, सेक्शन 112A का लगता है 10%। कितने LTCG पे, मतलब कितने कैपिटल गेन पे, 1 लाख छोड़ के, मतलब 1 लाख माइनस कर देते हैं, उसके बाद उसके जो बचता है उस पर 10% टैक्स रेट लगा देते हैं। नेक्स्ट है 111A का 15%, 115BB में लगता है आपको 30% टैक्स। अब ये टैक्स रेट आ गया, बस सरचार्ज खत्म हो गया ना, याद रखना, ठीक है। तो फिर से बात बोल देता हूँ एक बार, 112A पे लगता है 20%, 112 पे लगता है 20%, 112A पे लगता है 10%, 111A पे लगता है 15% और
1115BB पे लगता है 30%। नेक्स्ट है सेक्शन 115 BBDA जो इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड रहता है। अगर 10 लाख से ऊपर है तो उस पर लगता है 10%, जितनी इनकम 10 लाख के ऊपर उस पर, ठीक है। सेक्शन 115 BPE अनएक्सप्लेन्ड मनी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस एक्सेट्रा, ये सेक्शन 69 से 69D तक रहती है, इस पे लगता है 60% टैक्स रेट आपको। नेक्स्ट है रिबेट अंडर सेक्शन 87A, अगर टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं जाती है तो 12,500 और टैक्स विच एवरेज लोअर, ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%, ये मैंने इसलिए लिखा हूँ क्योंकि हम पेपर में कई बार सेस लगाना ही भूल जाते हैं, इसलिए अब याद रखोगे आप कि सेस लगाना है पेपर में। पेपर सॉल्व करते करते मेरा चेहरा याद आएगा आपको और आपको याद आएगा भाई सेस लगाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अपन टैक्सेशन इन केस ऑफ बायबैक पे। मस्त से चार्ट बनाया हो, फटफट याद हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले अपन ने फॉरेन कंपनी का लिख दिया है, बाद में डोमेस्टिक कंपनी का लिखा है, तो पहले अपन डोमेस्टिक कंपनी का पढ़ते हैं। अपनी डोमेस्टिक मतलब अपनी इंडियन कंपनी, अपने देश से प्यार है अपन को, पहले डोमेस्टिक का ही पढ़ेंगे अपन। तो अगर डोमेस्टिक कंपनी है, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, कैसी भी अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो कंपनी के हाथ में लगता है 23.2.96% टैक्स। कंपनी पे करती है 20 + 12 + 4, 20% टैक्स, 12% सरचार्ज, 4% सेस, ठीक है। जितनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट की है, ठीक है, उस पर। अब डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम कैसे निकालते हैं? बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस। अब इशू प्राइस में भी प्रीमियम इंक्लूड होता है, मतलब जितने प्राइस से बायबैक किया कंपनी ने माइनस जितना प्राइस पे इशू किया था। इशू अगर प्रीमियम पे किया होगा तो वो भी माइनस हो जाएगा। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम पे कितना टैक्स लग रहा है? 20 + 12 + 4, आपको 23.296% याद नहीं रहेगा, प्लस 20 + 12 + 4 याद रहेगा, ठीक है। 20 + 12 + 4 किस पे? हैंड्स ऑफ कंपनी पे। अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो मतलब अपने घर की कंपनी, तो उस पर लगा रहे हैं अपन टैक्स, समझ लो। बाहर की कंपनी को ऑलरेडी फिर से अपन ने इस पर छूट देती, क्योंकि पहले 40-50% लगाया उस पर टैक्स, ठीक है। इसमें अपन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर पे एग्जाम्प्ट रहेगा कि कंपनी ऑलरेडी टैक्स पे कर चुकी है, तो डबल टैक्स क्यों लेंगे अपन, ठीक है। अब फॉरेन कंपनी है तो इन हैंड्स ऑफ कंपनी नो टैक्स ट्रीटमेंट। यहाँ फॉरेन कंपनी को फिर थोड़ी सी राहत मिली, इनको कोई अपन टैक्स ट्रीटमेंट नहीं लग रहा। अब फॉरेन कंपनी से शेयर मतलब जो शेयर होल्डर्स को मिलेगा तो उनके हाथ में कैपिटल गेन लगेगा 46A के सेक्शन 46A के हिसाब से। उसमें कैसे लगाएंगे? जो बायबैक प्राइस है उसमें से जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगा शेयर का वो माइनस कर देंगे, और जो भी STCG या फिर LTCG रहेगा वो उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। उसमें अब POH कैसे निकालेंगे? पीरियड ऑफ होल्डिंग, डेट ऑफ एक्विजिशन से लेकर डेट ऑफ बायबैक तक, ठीक है। यहाँ तक ये बायबैक का खत्म हो गया। बायबैक में फिर से याद करा दे रहा हूँ, हैंड्स अब मोस्टली अपने को फॉरेन कंपनी का नहीं आता है, अपने को डोमेस्टिक कंपनी का आएगा। अगर क्वेश्चन आएगा आपको तो उसमें याद रखना 20 + 12 + 4 लगेगा, किसको? कंपनी को। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय UTI या म्यूचुअल फंड। अब ये भी बहुत नेग्लेक्टेड टॉपिक है, इसलिए मैंने डाला हूँ क्योंकि अपन भूल जाते हैं इसको। तो अगर म्यूचुअल फंड है, मतलब 4 चीज़ें इसमें, चारों चीज़ फटफट याद करा रहा हूँ, ठीक है। अगर म्यूचुअल फंड है अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड में 5% लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड में कितना लगता है? 5%, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है, इनको थोड़ा सा राहत मिली है, इनको लगता है 5%। अगर किसको दिए? NR और फॉरेन कंपनी को। देखो फिर फॉरेन कंपनी को राहत मिल गई यहाँ पे, साला नाइंसाफी है बहुत, जस्ट जोकिंग। तो NR और फॉरेन कंपनी को अगर मिला किससे? इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से, तो कितना परसेंट है? 5%। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड टू एनी पर्सन। किसी भी पर्सन को इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से मिला तो लगेगा 10%। अब इक्विटी वाले हैं, मतलब इक्विटी ओरिएंटेड जो म्यूचुअल फंड है वो पर मानते थोड़े से सादे लोग, मतलब अच्छे लोग, उनको 10% ही लगाया, अपने ज़्यादा नहीं लगाया उनको, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड बाय मनी मार्केट फंड और लिक्विड फंड टू, मतलब ये मनी मार्केट फंड है थोड़ा सा, मतलब ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड थोड़ा एकदम सीधे साधा है। मनी मार्केट में से मिला इंडिविजुअली HUF को या एनी अदर पर्सन को। अगर इंडिविजुअल HUF को तो 25% है, एनी अदर पर्सन को दिया तो 30% है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फंड अदर देन तीनों, मतलब ये दोनों तीनों छोड़ के ऊपर के, अगर किसी ने भी दूसरे फंड ने भी किया तो उनको भी 25 और 30% लगेगा। तो कितना इसमें? 5, 10, 25, 30। 5 किसको? इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड को। 10 किसको? इक्विटी ओरिएंटेड फंड, जो अच्छे लोग हैं, सादे लोग। तीसरा है मनी मार्केट फंड या लिक्विड फंड, थोड़े से अलग वाले लोग, इनको कितना लगेगा? अगर इंडिविजुअल को दिए तो 25%, इंडिविजुअली HUF को दिए तो 25%, उसके अलावा किसी को दिए तो 30%, ठीक है। और इसके अलावा कोई और फंड भी करता है तो उनको भी सेम रेट है, इंडिविजुअल और HUF को दिए तो 25% और उसके अलावा किसी और को दिए तो 30%, ठीक है। देखो गाइस, बहुत एनर्जी से पढ़ा रहा हूँ मैं, बहुत कोशिश करो एनर्जी डालने की और आपकी हेल्प करने की। तो पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक कर देना, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हो तो वो पहुँचता नहीं है ज़्यादा लोगों पे। आप जितना लाइक करोगे ज़्यादा लोगों को पहुँचेगा, ज़्यादा लोगों की हेल्प होगी।
और अगर अच्छा लग रहा है आप नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। बीच में बोल रहा हूँ, सॉरी, ठीक है। फ्लो नहीं तोड़ना है। लेट्स स्टार्ट। फिर से रिलेटिव की डेफिनेशन हम याद करेंगे। भाई ये डेफिनेशन पे मार्क्स है, 2-3 मार्क्स छूटते हैं ये डेफिनेशन के कारण, क्योंकि हम ये डेफिनेशन नेग्लेक्ट कर देते हैं। बन जाएगा और पेपर में आईओएस का क्वेश्चन अगर आया या पीजीपी क्वेश्चन आया तो उसमें वो एक पॉइंट देता है, इससे मिला, चाचा की दादी से मिला, ये मदर इन लॉ से मिला, इससे मिला, उससे मिला, तो भूल जाते हैं अपन। इसीलिए ये डेफिनेशन डाली मैंने, बहुत ईजी बना के डाली है। अब देखो फटफट याद करेंगे। इंडिविजुअल है, ठीक है, इसके कौन कौन रिलेटिव होंगे? ये सब इसके रिलेटिव है ना, इंडिविजुअल के। पहले तो उसकी पत्नी तो उसकी रिलेटिव होगी, ठीक है। अब भाई है, भाई भी रिलेटिव होगा, भाई और भाभी, दीदी और जीजू, ठीक है। बहुत एकदम लेमन लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ ज़्यादा, मतलब वो माइंड मत करना, टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि याद करना है अपन को। आदमी है, उसकी बीवी तो होगी, भैया भाभी होंगे, दीदी जीजू होंगे। इंडिविजुअल स्पाउस के बेटा बेटी और उनके स्पाउस, मतलब अपने बच्चे और उनके पति पत्नी। इंडिविजुअल के स्पाउस के भाई भाभी दीदी जीजू, ठीक है। आपके भाई भाभी दीदी जीजू, आपके स्पाउस के भाई भाभी दीदी जीजू। फिर इंडिविजुअल के माता पिता, उसके तो रिलेटिव होंगे। माता पिता के भाई बहन तो वो होंगे, तो उनका भी देख लो, मतलब इंडिविजुअल के चाचा और चाची, फिर इंडिविजुअल के बुआ और फूफा, ठीक है। फिर स्पाउस के मम्मी और पापा, मतलब इंडिविजुअल के मतलब सास ससुर हो गए ये, मदर फादर। अब इंडिविजुअल के दादा और दादी और स्पाउस के भी दादा दादी, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखना कि स्पाउस के मदर फादर के भाई बहन कवर नहीं हुए क्योंकि वो दूसरे घर के हो गए ना, तो वो कवर कैसे होंगे? तो इंडिविजुअल के मतलब जो पापा मम्मी है उनके भाई बहन, मतलब चाचा चाची और बुआ फूफा, ये कवर होंगे। तो ये बहुत इजी डेफिनेशन है, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, फटफट याद हो जाएगा सब। ये अपन हिंदी में बोलते हैं तो चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाती है, इसलिए ऐसा किया है मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट है टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड। टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड में भाई क्या क्या है? सेक्शन 115 बीबीडी, 115O, 222E। 115 बीबीडी में क्या है? रेट ऑफ टैक्स लगता है 15%। किसके हाथ में? इन हैंड्स ऑफ इंडियन कंपनी। सरचार्ज कितना लगता है? इफ टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा रही तो लगता है सरचार्ज, ठीक है। ग्रॉस अप कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है क्या? नहीं एप्लीकेबल है, ठीक है। अब नेक्स्ट है सेक्शन 115O। इसमें कितना रेट ऑफ टैक्स लगेगा? 15%। ये भी किसके हाथ में रहेगा? इन हैंड्स ऑफ इंडियन कंपनी। इस पर सरचार्ज कितना लगेगा? ऑलवेज 12%, ठीक है। यहाँ मैंने रेट क्यों नहीं लिखा है 115 बीबीडी में? क्योंकि इस पर अब तुम्हारा टोटल इनकम कितनी, 1 करोड़ से ऊपर रहेगी तो अलग लगेगा, 10 करोड़ से ऊपर रहेगी तो अलग लगेगा, इसलिए मैंने रेट ऑफ सरचार्ज नहीं लिखा है इसमें। वो मतलब जैसा सरचार्ज एप्लीकेबल रहेगा वैसा लगाना पड़ेगा। 115O में ऑलवेज 12% लगता है, ऑलवेज, ठीक है। और ग्रॉस ऑफ कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है क्या? है, ग्रॉस ऑफ कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। थर्ड है सेक्शन 222E, उस पर लगता है आपका रेट ऑफ टैक्स 30%। किसके हाथ में? इन हैंड्स ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी, ठीक है। सरचार्ज कितना? ऑलवेज 12%, मतलब 2 जगह ऑलवेज 12%। कहाँ 115O पे और 222E में, ठीक है। और ग्रॉस अप कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है क्या? नहीं एप्लीकेबल है, ठीक है। और डिविडेंड का एक और टैक्सेशन है कि इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड अगर इंडिविजुअल को मिलती है 10 लाख के ऊपर, तो उस पर 10 लाख के ऊपर जितनी इनकम है उस पर 10% लगता है, तो डिविडेंड भी आपका खत्म हो गया। अब गाइस इसमें 2-3 चीज़ें नहीं है, एक टीडीएस के रेट्स नहीं है, एक बिजनेस ट्रस्ट के जो रेट रहते हैं वो नहीं है, एग्जिट टैक्स के जो रेट रहते हैं वो नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूमिनस है। वो अगर कवर करता एक वीडियो में तो बहुत बड़ा वीडियो बनता, तो आपके काम नहीं आता लास्ट डे। तो अगर आप बोलेंगे तो वो उसका मैं अलग से बना दूंगा। हाँ, और आपको जो और टॉपिक्स चाहिए जो आपको लास्ट डे पे चाहिए, अभी चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिए, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। मतलब मैं चाहता हूँ आपकी एग्जाम टाइम पूरी हेल्प हो जाए। चलो अब टैक्सेशन ऑफ एओपी बीओआई पढ़ेंगे फटफट। एओपी बीओआई क्या है? अगर उसमें मेंबर्स के शेयर्स नोन है तो क्या होगा? पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में क्या है? ऑल मेंबर्स हैविंग एनटीआई अप टू बेसिक एग्जाम्पशन। मतलब अगर ये पूरा याद कर लेंगे ना अपन, एकदम ध्यान से ध्यान दो। पानी वानी पी लो, पीना है तो। मैं भी 1 मिनट मतलब 15 सेकंड रुक जाता हूँ, 5 सेकंड रुक जाता हूँ। मैं भी थक गया हूँ थोड़ा सा। अभी अपन को पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये फटफट खत्म हो जाएगा, बहुत इजी है। अभी आगे और इंटरेस्टिंग आने वाला है, ठीक है। आराम कर लिए, लेट्स स्टार्ट। अगर मेंबर्स के शेयर नोन है तो 2 केस होंगे,
या तो एनटीआई बेसिक एग्जाम्पशन के नीचे होगा या फिर बेसिक एग्जाम्पशन तक होगा या उसके ऊपर होगा। ठीक है, अगर बेसिक एग्जाम्पशन तक है एनटीआई मतलब नेट टैक्सेबल इनकम, तो आपका स्लैब रेट पे टैक्स लग जाएगा। मतलब सब बेसिक एग्जाम्पशन नीचे वाले एकदम छोटे छोटे लोग हैं, उनने एओपी बनाए हैं, तो भैया स्लैब रेट पे टैक्स लगा दो। अब ये आए बड़े लोग, मतलब जिनका एनटीआई बेसिक एग्जाम्पशन के ऊपर है और मेंबर्स के शेयर नोन है, तो उस केस में टैक्स ऑन एंटायर इनकम एमएमआर पे लग जाएगा। ठीक है, कितना एमएमआर कितना है? 30 + 37 + 4, 30% टैक्स प्लस 37% सरचार्ज प्लस 4% सेस। ठीक है, एंटायर इनकम पे एमएमआर से टैक्स लग जाएगा अगर बेसिक एग्जाम्पशन से एक भी मेंबर की इनकम ज्यादा है तो। अब ये एनटीआई कैसे कैलकुलेट करते हैं? एनटीआई कैलकुलेट करने के लिए अपने को एओपी या बीआई का शेयर नहीं लेते हैं, उसके अलावा जो उसकी इनकम है उससे अपना एनटीआई देखते हैं कि बेसिक एग्जाम्पशन के कम है कि बेसिक एग्जाम्पशन ज्यादा है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि भाई किसी इनकम मतलब किसी मेंबर की इनकम एमएमआर से ज्यादा है तो क्या करेंगे? मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहीं छोड़ता नहीं है, मतलब ले लेता है सब जगह से टैक्स जितना उनको लेना रहता है। तो अगर उनको ऐसा लग रहा है कि बेसिक एग्जाम्पशन के ऊपर है तो वो तो एमएमआर से लगा रहे हैं, बट अब इसमें भी बोलते हैं वो कि अगर भाई किसी बंदे की इनकम एमएमआर से ज्यादा है तो क्या करेंगे? जिस मेंबर की है उसको तो एमएमआर से ज्यादा, मतलब उस मेंबर की जितनी इनकम है, मतलब जैसे मान लो उस मेंबर की जो भी इनकम है उस पे एमएमआर से ऊपर रेट से टैक्स लगेगा, जितने उनके ज्यादा रेट है। ठीक है, ज्यादा रेट से टैक्स लगेगा, यहाँ लिखा हूं मैंने, हाईलाइट किया हूं, ज्यादा रेट से टैक्स लगेगा। तो उस मेंबर की जितनी भी इनकम होगी एओपी बीआई की इनकम से, मतलब मान लो 10-15 लाख उसकी इनकम है, तो उतनी इनकम पे एमएमआर से ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, बची हुई एओपी बीआई की जो इनकम है उस पर एमएमआर से टैक्स लग जाएगा। मतलब क्या क्या एओपी बीआई मतलब डिपार्टमेंट ने कि जो एओपी बीआई की आपकी इनकम है उसमें अगर एक मेंबर की इनकम एमएमआर से ज्यादा पे टैक्स लगता है तो भाई उतनी इनकम पे ज्यादा से टैक्स लगा दो और बची हुई इनकम पे एमएमआर से टैक्स लगा दो। ठीक है, ये कौन सा केस है? जब मेंबर्स के शेयर नोन होंगे। अब अननोन होंगे तो क्या करेंगे? अननोन होंगे तो भैया पेल दो एमएमआर से। ठीक है, पूरी इनकम पे एमएमआर से पेल दो। ठीक है, अब इस केस में अगर किसी मेंबर की इनकम एमएमआर से ज्यादा है और शेयर पता ही नहीं है तो क्या करो? उठाओ और ज्यादा रेट पेल दो पूरी इनकम पे। मेरे वर्ड्स के मतलब माफ करना है, एकदम बहुत फ्रैंकली बात कर रहा हूँ आपसे ताकि आपको पूरा याद हो जाए। ठीक है, तो फिर से अब एक बार देख लेते हैं फटफट। अगर नोन है शेयर, एनटीआई बेसिक एग्जाम्पशन कम है, मतलब नेट टैक्सेबल इनकम, तो स्लैब रेट टैक्स कर दो। अगर टैक्स रेट मतलब एनटीआई बेसिक एग्जाम्पशन ज्यादा है तो एमएमआर से लगा दो। अब एमएमआर से ज्यादा किसी का रेट है और शेयर नोन है तो जितनी इनकम उस मतलब जितना शेयर उसका इनकम का है उस पर एमएमआर से ज्यादा टैक्स लगा दो, बचे हुए इनकम पे एमएमआर से टैक्स लग जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन शेयर्स ऑफ मेंबर्स आर अननोन। अननोन पे क्या करना है कि पूरी इनकम को पेल दो मतलब एमएमआर से। और अगर किसी एक मेंबर की इनकम भी ज्यादा रेट से टैक्स होती है एमएमआर के तो क्या करो? पूरी इनकम को एमएमआर से जो ज्यादा रेट है उससे पेल दो, खत्म। मतलब अच्छा चार्ट बनाया मैंने, ये प्रिंट कर लेना, मजा आएगा तुमको पढ़ने में, याद करने में। अब है 234 ABC। अब ये भी सेक्शन है ऐसा कि बहुत सारे लोग आखिरी दिन पे याद करके पढ़ के नहीं जा पाते हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता यार, तो इस पे सब छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, इसलिए फटफट याद करा रहा हूँ। सेक्शन 234 ABC। अब मेरे को बताओ कि इंटरेस्ट काय पे लगेगा? जो अपन टैक्स भरते हैं उस पर लगेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो टैक्स अपन भर रहे हैं, दो केस जगह भरते हैं अपन टैक्स। कौन सी दो जगह? फर्स्ट है अपन भरते हैं जब रिटर्न फाइल करते हैं तब टैक्स भरते हैं, दूसरा अपन उसके पहले एडवांस टैक्स भर देते हैं। तो दो ही चीज़ों पे मतलब अगर अपन डिले किया तो उस पर ही अपने को इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, फर्स्ट इंटरेस्ट लगता है 234A का। उसमें क्या लगता है? रिटर्न फाइलिंग में डिले करने का इंटरेस्ट। रिटर्न फाइलिंग में डिले हुआ मतलब टैक्स पेमेंट में डिले हुआ, तो उसमें इंटरेस्ट जो लगता है वो है। अब टैक्स एज पर आरओई पेएबल, मतलब टैक्स पेएबल एज पर आरओई, मतलब अपन किस पे लगेगा? जितना टैक्स पेएबल बचेगा उस दिन, मतलब आरओआई जब अपन रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने वाले हो तो जितना टैक्स पेएबल रहेगा उस पे लगेगा। कितना लगेगा? 1% पर मंथ और पार्ट। अभी हर जगह 1% पर मंथ और पार्ट ही लगेगा। ये तीनों जगह मैंने सेम रेट रखा है, ये देखना, मतलब सेम कलर रखा है, 1% पर मंथ और पार्ट, ये तो याद ही कर लो। ठीक है, अब टैक्स एज पर आरओआई है, टैक्स पेएबल एज पर आरओआई। अब ये कैसे निकलेगा? पूरा टीडीएस टीसीएस जो जितना पेमेंट पहले कर देते हैं वो सब हटा के जो आखिरी में टैक्स पेबल बचेगा उस पर लगेगा ये। और कितने पीरियड का लगेगा? अब लॉजिकली सोचो कितने पीरियड का लगेगा? उतने पीरियड का लगेगा, मतलब कितने पीरियड का लगेगा सोचो।
जब पे करना चाहिए था तब से लेके जब तक पे किया तब तक। मतलब आपको पे कर देना चाहिए था कब तक, ड्यू डेट पे, मतलब जब आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर देना चाहिए था जिस दिन, तब से लेके जिस दिन एक्चुअली रिटर्न फाइल किया। बहुत हिंदी में लिखा हूँ एकदम लॉजिकल, मतलब बहुत लॉजिकल है ये, कि जिस दिन रिटर्न फाइल कर देना चाहिए था उस दिन से लेके जिस दिन रिटर्न फाइल किया उस दिन तक। याद हो गया ना, हो जाएगा। अब टैक्स है, सेकंड है 234B का, एडवांस टैक्स नहीं भरा या कम भरा। ठीक है, एडवांस मतलब उस पर कितना लगेगा, 1% पर मंथ और पार्ट लगेगा। एडवांस टैक्स शॉर्ट पेड एज पर ROI, मतलब जितना आपने शॉर्ट पेड किया, मतलब या तो जो भरना चाहिए था और नहीं भरा, मतलब वही, या तो शॉर्ट पेड मतलब क्या हुआ, या तो कम भरा या तो नहीं भरा। ठीक है, वो पूरा अमाउंट पे 1% पर मंथ और पार्ट्स लगेगा। कब से कब तक, यहाँ पर लगेगा असेसमेंट ईयर के 1 अप्रैल से जिस दिन एक्चुअली पे किया। ठीक है, मतलब 1 अप्रैल के बाद से जब एक्चुअली पे किया उस दिन तक का लगा देंगे। अब आप बोलेंगे सर 1 अप्रैल के पहले अगर जो लेट किया उसको क्या करेंगे, उसके लिए भी बनाया हमने सेक्शन, भाई बनाया उसके लिए भी सेक्शन। 1 अप्रैल याद कर लो, 1 अप्रैल से बाद से जब तक रिटर्न, मतलब जिस दिन एक्चुअली पे किया तब तक। थर्ड है 234C का इंटरेस्ट, ये मतलब आप जो 1 अप्रैल के पहले वाला जो टाइम है उसका। एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट में जो देरी हुई है, डेफरमेंट जो हुआ है उस पर, तो डेफर्ड अमाउंट जितना अमाउंट नहीं पे किया जिसमें डिले हुआ, उसका रेट लगेगा 1% पर मंथ और पार्ट। वो आपको याद कराया हूँ कितना, जो तीनों इंस्टॉलमेंट है उसके सीधे 3 मंथ का लग जाएगा, और लास्ट इंस्टॉलमेंट लगेगा 1 मंथ का। लास्ट इंस्टॉलमेंट कब भरते हैं, 15 मार्च को, तो 1 मंथ पर 1% पर मंथ और पार्ट लगता है, इसलिए वो 1 मंथ ही माना जाएगा। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट के लिए हमेशा 1 मंथ रहेगा, और जो 3 इंस्टॉलमेंट है उसके लिए 3 मंथ्स रहेगा। ठीक है, 234ABC याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ होगा तो फिर से वीडियो रिवाइंड करके देख लो, 1 मिनट 2-3 मिनट में ही पूरा याद हो जाएगा ये। नेक्स्ट है मैट एंड AMT। मैट में 15% लगता है, और अगर IFSC तो 9% लगता है। AMT मैट रेट चेंज हुआ 15%, AMT 18.5% ही है। अभी मैंने लिख दिया हूँ, ये पढ़ लेना, इसका समझाने लायक कुछ भी नहीं है। 15 और 18.5 याद कर लो, और IFSC में 9%। ठीक है, टनेज टैक्सेशन। अब टनेज टैक्सेशन मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यार ये MCQ में आता है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, इसलिए याद करने लगा रहा हूँ मैं। तो टनेज टैक्सेशन में टनेज इनकम कैसे निकालते हैं अपन, इनकम निकालते हैं डेली टनेज इनकम इंटू नंबर ऑफ डेज शिप इज ऑपरेटेड इन प्रीवियस ईयर, मतलब जितने दिन शिप ऑपरेट हुई इंटू डेली टनेज इनकम निकालते हैं। अब डेली टनेज इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए अपना फॉर्मूला है क्वालिफाइंग शिप हैविंग नेट टनेज और डेली टनेज इनकम, उस हिसाब से निकलेगी। अगर 1000 से नीचे टनेज उनका 1000 से नीचे, 1000 टन से नीचे, तो 70 रुपये लगेगा हर 100 टन के लिए। मतलब 100 टन है तो 70 रुपये लगेगा, 200 टन है तो 140 रुपये लगेगा, 300 टन है तो 210 रुपये लगेगा, ऐसा। 1000 से ऊपर है और 10,000 तक है, 1000 से ऊपर 10,000 तक, मतलब 10,000 भी रहेगा तो भी 53 फॉर ईच 100 टन लगेगा। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी याद करना, 70 53 42 29, 70 53 42 29, 53 42 तो याद हो जाएगा क्योंकि 53 है, और उससे मतलब उससे कम करेंगे तो ये देखो 53 से 5 में से 1 माइनस के 4, 3 में से 1 माइनस के 2, ऐसे याद किया था मैंने। 5 में से 4 मतलब 5 में से 1 माइनस के 4, 3 में से 1 माइनस के 2, 70 53 42 29। ठीक है, 70 53 42 29, 70 53 42 29। ठीक है, अब 1000 से ऊपर 10,000 के नीचे तो 700 जो शुरू के 1000 है उसका, प्लस 53 फॉर ईच 100 टन। 10,000 के ऊपर 25,000 तक है तो 5470 प्लस 42 फॉर ईच 100 टन। 25,000 के ऊपर है तो 11,770 प्लस 29 इंटू फॉर ईच 100 टन। अब इस 700 जो है ये 1000 इंटू 70 हो जाएगा। अब 5470 में कैसा, 700 प्लस ये 5300 इंटू कितना हो गया ये 100 53 फॉर ईच 100 है ना, तो 53 इंटू 900 करेंगे। तो ऐसा भी एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, ये जो 700 है, 5470 है, 1111 है, ये अभी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देख लेना, क्योंकि एग्जाम में फिर याद ही नहीं रहता ये। ठीक है, अब टनेज जो भी आएगा आपका राउंड ऑफ करना पड़ेगा नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100 में, जो भी टन्स रहेंगे, मतलब 540 टन है तो 500 टन में करना पड़ेगा, क्योंकि उससे फिर हम निकालेंगे ना। ठीक है, टैक्स रेट विल बी 30% प्लस सरचार्ज प्लस सेस इफ एप्लीकेबल। सरचार्ज अगर एप्लीकेबल रहेगा तो 30% प्लस सरचार्ज प्लस सेस, और मैट एप्लीकेबल नहीं है टनेज इनकम पे, याद कर लेना ये। अब है बहुत अच्छे टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं भाई, ये सब
सब में मार्क्स आपके छूटेंगे अगर आप ये वीडियो नहीं देखोगे ना। ऐसे टॉपिक्स वो टॉपिक्स है जो नॉर्मली लोग छोड़ देते हैं। अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, पर नॉर्मली लोग छोड़ देते हैं, इसलिए मैंने कवर किए हैं टॉपिक्स इसमें। इनकम, अब सेक्शन मतलब ये एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिलेशन टू एग्जेम्प्ट इनकम है, मतलब एग्जेम्प्ट इनकम के रिलेशन में जो एक्सपेंडिचर होता है उसका सेक्शन है ये, ठीक है। इस पे एमसीक्यू आ चुका है। सेक्शन 14 है, इनकम कैलकुलेट करते टाइम एग्जेम्प्ट इनकम पर जो एक्सपेंडिचर हुआ है उस पर कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होगा, ठीक है। फिर से बोलता हूँ, इनकम कैलकुलेट करते टाइम एग्जेम्प्ट इनकम पर जो एक्सपेंडिचर हुआ है उस पर कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। अब जो डिसअलाउंस है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो डिसअलाउंस अपन कैसे करते हैं, वेदर, मतलब दो ऑप्शन है उसमें, वेदर एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर जो है इज सेटिस्फाइड विथ करेक्टनेस ऑफ क्लेम, अगर है तो एक्शन रिक्वायर्ड है नहीं। अपन ने जो क्लेम की है एक्सपेंडिचर, मतलब इतना एक्सपेंडिचर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो रूल 8D लग जाता है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं एक्सपेंडिचर। अब वो देखो क्या है उसमें, अपन पहले रूल 8D क्या है ये याद नहीं होता है, याद कर लो, ये पेपर में आ सकता है इसलिए बोल रहा हूँ, MCQ में आएगा ना पेपर में मोस्टली। अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर डायरेक्टली रिलेटिंग टू एग्जेम्प्ट इनकम, ये वो लिखेंगे जितना एक्सपेंडिचर है। उसके अलावा 1% ऑफ एनुअल एवरेज ऑफ मंथली एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम विच इज एग्जेम्प्ट। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत कंफ्यूजिंग है, फिर से बोलता हूँ। 1% ऑफ एनुअल एवरेज ऑफ मंथली एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम विच इज एग्जेम्प्ट, मतलब क्या, जो इन्वेस्टमेंट है जिसकी इनकम एग्जेम्प्ट है उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, ठीक है। उसका मंथली एवरेज निकालेंगे 12 महीने का, मतलब पहले अप्रैल मंथ का ओपनिंग क्लोजिंग का एवरेज निकाल लिए, मई मंथ का ओपनिंग क्लोजिंग का एवरेज निकाल लिए, फिर ऐसे करते हर मंथ का ओपनिंग एवरेज निकालेंगे, ये इसका मंथली एवरेज आ जाएगा। फिर वो मंथली एवरेज का डिवाइड बाय 12 करेंगे, वो आएगा उसका एनुअल एवरेज, उसका 1% लेंगे, वो यहाँ पे आएगा। फिर से बोल रहा हूँ, हर मंथ का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस पकड़ेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे, ऐसे हर मंथ का एवरेज निकाल लिए, ठीक है। अब उसका निकालना एनुअल एवरेज, मतलब 12 से डिवाइड करके एनुअल एवरेज निकल जाएगा, उसका जो 1% है वो लेंगे, उसकी इनकम मतलब वो अमाउंट यहाँ डालेंगे, वो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट जो डिसअलाउ होता है अंडर सेक्शन 14 है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये MCQ में आ सकता है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, फट से याद कर लेना। मेरे वीडियो में आप यही पढ़ोगे, इतना ही पढ़ना, इसमें और ज़्यादा कुछ मत पढ़ना। अभी SFT और रिपोर्टेबल अकाउंट्स ये भी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेन एंडिंग के पेपर में इस पे MCQ आया 2 मार्क्स का, और 2 मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट है आपको पता है इस लेवल पे, CA फाइनल लेवल पे, क्योंकि 1-1 मार्क्स से लोग फेल है, 2-2 मार्क्स से लोग फेल होते हैं, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। अब ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जो SFT रहती है वो 31st में रहती है ऑफ द ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड, मतलब 31st में ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जिसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ है, यह उसकी ड्यू डेट रहती है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस फाइल करने की, ठीक है। इसकी पेनाल्टी है 271 FA में, पेनाल्टी फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ SFT ऑन फेलियर, मतलब ऑन फेलियर टू फर्निश SFT और रिपोर्टेबल अकाउंट्स, ठीक है। कितना है पेनाल्टीज, 500 पर डे टिल द पीरियड ऑफ नोटिस, नोटिस के पीरियड तक 500 पर दिन है। ऑन फेलियर टू पे टिल एक्सपायरी ऑफ नोटिस, अगर नोटिस भी एक्सपायरी हो गई तो उसके बाद 1000 पर डे है, ठीक है। तो इसका एक हाथ क्वेश्चन आप मॉड्यूल में है वो आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि ये आता है, मॉड्यूल में नहीं मिलेगा तो मुझे मैसेज करना, मैं तुमको भेज दूंगा। तो यहीं तक के मेरे नोट्स जो मैंने बनाए, ऑल द बेस्ट, यू कैन डू इट। CA खंडेलवाल, बहुत मेहनत से बनाया हूँ। नेक्स्ट एक है मैंने डाला हूँ सेक्शन 115 BAB और 115 BAA पे, इसको मैंने ज़्यादा पढ़ाया नहीं, मतलब ज़्यादा पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये पढ़ाने बैठूंगा तो बहुत बड़ा है। इसमें सिर्फ रेट याद कर लो, टैक्स रेट 15% है। BAB क्या है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। 115 BAA क्या है, एनी डोमेस्टिक कंपनी, कोई भी डोमेस्टिक कंपनी तो 22% लगता है, मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक है तो 15% लगता है, सरचार्ज दोनों में 10% है, ठीक है। मैट दोनों में एप्लीकेबल नहीं है। ये मैंने नोट्स में डाल दिया हूँ ताकि आप लास्ट डे पढ़ लो, क्योंकि ये अमेंडमेंट है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना अच्छे से, पर ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसको, आप सिर्फ रेट याद करा दूँगा आपको। 15 किस्त में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में, और नॉर्मल डोमेस्टिक कंपनी तो 22%, सरचार्ज 10% दोनों में, ठीक है। तो गाइस ये हो गया रेट ऑफ टैक्स पूरे ख़त्म। थैंक यू सो मच। मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाया हूँ और नोट्स भी बहुत मेहनत से बनाया हूँ, प्रिंट कर लेना, आपको लास्ट डे बहुत काम आएंगे। आई होप आपको सब रेट्स याद हो गए होंगे। अगर रेट याद नहीं हुए होंगे तो यही वीडियो दो बार 3 बार देख लेना, एग्जाम के पहले देख लेना, बहुत काम आएगा। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू फॉर स्टडिंग। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और अपने दोस्तों जो आपके दोस्त CA फाइनल दे रहे हैं उनको शेयर कर देना।
बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में बता दो कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। कुछ नहीं पसंद आया तो वो बता दो, और आपको कोई वीडियोस चाहिए तो वो मुझे बता दो, मैं बना दूंगा उस पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सब्सक्राइब, बाय बाय।